नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने भारत द्वारा टिकटॉक बैन की तारीफ की। ट्रंप से भी देश में टिकटॉक बंद करने की मांग की। जी हां दोस्तों, भारत द्वारा टिकटॉक सहित 59 चीनी एप्लीकेशन को प्रतिबंध करने के फैसले को अमेरिकी कांग्रेस ने सही बताया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्लीकेशन और वेबसाइट के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की है। इस पत्र में कहा गया कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर टिकटॉक समेत चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाकर एक निर्णायक पहल की है। पत्र में सांसदों ने कहा कि इन लोकप्रिय एप्लीकेशन की डाटा एकत्रित करने की प्रक्रिया चीन के उस सख्त साइबर सुरक्षा कानूनों से जुड़ी है। इसमें चीन में काम कर रही सभी कंपनियां, जिनमें से टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस भी शामिल है, उसे सीसीपी अधिकारियों के साथ यूजर्स का डेटा साझा करना पड़ता है और ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार को इस बात को इशारा किया था कि वह जल्द ही चीन को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा था कि टिकटॉक सहित चाइनीज एप्लीकेशन पर लिए जाने वाले फैसलों को कुछ हफ्तों में लिया जाएगा। इसके लिए महीनों तक वक्त नहीं लगेगा। कोरोना को लेकर बड़ी आशंका। अगले साल मार्च तक 6 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। भारत में कोविड-19 संक्रमण को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब कि आईसीएमआर ने एक अनुमान लगाया है। इसके अनुसार देश में सबसे बेहतर स्थिति में मार्च 2021 तक कुल संक्रमितों की संख्या 37.4 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं सबसे बुरी स्थिति में इस दौरान 6 करोड़ 18 लाख लोग संक्रमित हो जाएंगे। मतलब कि मार्च 2021 तक अगर स्थिति अच्छी रही तो 37 लाख तक लोग संक्रमित हो सकते हैं और अगर स्थिति सबसे बुरी रही तो 6 करोड़ से ऊपर लोग संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमान अलग भी हो सकता है। दोस्तों, इसका पूरा का पूरा घटनाक्रम तभी संभव हो सकता है कि अगर मार्च 2021 तक इसकी वैक्सीन नहीं ढूंढी जाती। राजस्थान संकट पर बोले सचिन पायलट। राजद्रोह के नोटिस से आत्मसम्मान को लगी ठेस, बात सत्ता की नहीं है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट ने कहा कि वह भले ही आहत हुए हो मगर भाजपा में शामिल होने नहीं जा रहे। डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत से नाराज नहीं हूँ और न ही किसी विशेष अधिकार या फिर सुविधा की मांग की है। मैं बस यही चाहता था कि चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता से कांग्रेस ने जो भी वादे किए थे उसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार इस मसले को सभी के सामने रखा, गहलोत से भी बात की। हालांकि जब मंत्री और विधायकों की बैठक ही नहीं होती थी तो फिर बहस और बातचीत की जगह बचती ही नहीं थी और इसके ऊपर राज्य की पुलिस ने मुझे राजद्रोह का नोटिस थमा दिया। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि गहलोत एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री की मदद कर रहे हो तो दूसरी तरफ मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान की विकास के काम करने की जगह नहीं दे रहे। अफसरों को कहा गया कि मेरे आदेश न माने जाए, मुझे फाइलें नहीं भेजी जाती थी। महीनों तक विधायक दल या फिर कहे कि कैबिनेट की बैठक नहीं होती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद का क्या फायदा अगर मैं लोगों को किए गए वादों को पूरा न कर सकूं। पायलट ने कहा कि हमने वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन को पट्टे पर दिए जाने के खिलाफ अभियान छेड़ा और तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाया कि इस आवंटन को रद्द किया जाए। सत्ता में आने के बाद अशोक गहलोत ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया और वह भी उसी राह पर चल पड़े। पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुराने फैसले को पलटते हुए वसुंधरा राजे को बंगला खाली करने को कहा, लेकिन गहलोत सरकार ने फैसले पर अमल करने की बजाय इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। ये सारे आरोप सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की सरकार या फिर कहे कि अशोक गहलोत पर लगाए हैं। सचिन पायलट भले ही कहे कि वो अशोक गहलोत पर गुस्सा नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच की दरार है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 10 साल से कम सेवा वाले सशस्त्र सेना के जवानों को भी अब मिलेगा पेंशन। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है जिन्होंने 10 साल से कम सेवा की है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते। आगे कहा गया कि जिन्हें जख्मी होने या फिर मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या फिर जिन्हें अमान्य घोषित किया गया हो उन्हें भी पेंशन मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ उन सभी जवानों को मिलेगा जो कि 4 जनवरी 2019 या उनके बाद सेवा में थे।
कुलभूषण जाधव मामला, भारत ने पाकिस्तान से बिना शर्त पहुंच देने को कहा। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा कि वो बिना किसी शर्त के जेल में कैद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव से बातचीत करने का मौका दे। यह जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। इससे पहले भारत ने कहा था कि वो इस मामले में कानूनी विकल्पों को चेक कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि सैन्य अदालत से मौत की सजा पाए जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान पलट गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि जाधव एक जासूस है। हालांकि भारत कई बार इस दावे को नकार चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया था। 2048 में भारत की आबादी हो सकती है 1.6 अरब, मतलब कि 160 करोड़, फिर 2100 में घटेगी। जी हां दोस्तों, हम आने वाले सालों में एक नया विश्व देखेंगे। इस नए विश्व में आर्थिक वृद्धि से लेकर वैश्विक संतुलन तक सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ तक कि देशों की आबादी में परिवर्तन होगा, जिससे कार्यशीलता प्रभावित होगी। इस वजह से कुछ देश नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेंगे। यह पूर्वानुमान है जो कि वैज्ञानिकों ने लगाया है। इस नए विश्व के लिए वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर तकरीबन 1.6 अरब, मतलब के 160 करोड़ हो सकती है। इसके बाद साल 2100 में इसमें 32% तक की गिरावट आएगी और यह घटकर लगभग 1.09 अरब, मतलब के 109 करोड़ रह सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन जैसे देशों में कार्यशील आबादी में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है। ताजा आकलन के अनुसार भारत में 2017 में काम करने की उम्र वाले वयस्कों की आबादी 74 करोड़ थी, जो कि 2100 की साल में घटकर तकरीबन 57 करोड़ रह जाएगी। इसी प्रकार से चीन में भी काम करने वालों की उम्र वाले वयस्कों की आबादी 2017 में 95 करोड़ थी, जो कि 2100 के साल में घटकर 35 करोड़ रह जाएगी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक पूर्व अनुमान है जो कि वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया है। हो सकता है कि आंकड़ों की दृष्टि से ये सही साबित ना हो, लेकिन ये हमको एक दिशा अचूक दे सकता है। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, जाने क्या रहेगी पाबंदियां और क्या रहेगी छूट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। नए मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पिछले 6 दिनों से लगातार 26,000 से ज्यादा की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसी बीच देश के कई राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी बीच बिहार में आज से, मतलब के 17 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू हो रहा है। 31 जुलाई तक लागू इस लॉकडाउन के दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी। अनावश्यक सड़क पर निकलने वाले लोगों के वाहन जब्त किए जाएंगे और बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कई तरीके की पाबंदियां लगाई हुई है। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर भी लॉकडाउन के दौरान रोक रहेगी। बाजार से लेकर पार्क तक भी नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद समेत अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। राज्य में कहीं भी बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में जिन्हें छूट दी गई है। इसके अलावा निजी गाड़ियों के परिचालन पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल, लॉज, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, भोजनालय को सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी।